दोस्तों, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सुपर पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। लेकिन कोई भी सुपर पावर आज तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई है। एम्पायर्स का कब्रिस्तान कही जाने वाले अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज भी आकर इस पर कब्जा करने में नाकाम रही है। क्या कारण है कि इस अंडर डेवलप नेशन में बड़े बड़े एम्पायर्स आकर भी ढेर हो जाते हैं? इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हमें अफगानिस्तान की हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इन सब की शुरुआत होती है 1839 में, जब दुनिया पर दो सुपर पावर का कंट्रोल था। नॉर्थ में रशियन एम्पायर और साउथ में इंडिया था, जो ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम था। और इन दोनों के बीच में था अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पर इस पे जो भी कोई कंट्रोल करता वो पूरे साउथ एशिया पर कंट्रोल कर सकता था। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। कई दशकों तक रूस और ब्रिटेन के बीच में ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी चलती रही। पहले ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया, और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटिश एम्पायर फेल हो गया और ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। ब्रिटिश एम्पायर पूरे अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी नहीं चाहता था। और जब ब्रिटिश एम्पायर ने उस पर हमला किया तो अफगानिस्तान ने ब्रिटिश फोर्सेस का जमकर मुकाबला किया। इसके बाद एंट्री होती है रसिया की। 1973 में मोहम्मद दाऊद खान ने अफगानिस्तान के लास्ट किंग जही शाह को सत्ता से हटाकर तख्ता पलट कर दिया और सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली, जिसमें अफगानिस्तान की आर्मी और जनता दोनों ने ही मोहम्मद दाऊद खान का सपोर्ट किया था, क्योंकि अफगानिस्तान की जनता भी उस वक्त यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए। लेकिन दाऊद के पावर में आते ही वो एक फैसला लेते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है उन्हें फिर से धोखा मिलता है। इसी के विरोध में अफगानिस्तान के कई ग्रुप मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसे यूएसएसआर का सपोर्ट था, और कुछ अफगानिस्तान के बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी पीडीपीए के साथ थे। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए पीडीपीए को अफगानिस्तान की जनता का भी पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन 27 अप्रैल 1978 को पीडीपीए के द्वारा मोहम्मद दाऊद खान और उसकी फैमिली को मार दिया जाता है, और पूरे अफगानिस्तान पर पीडीपीए का कंट्रोल हो जाता है। नूर मोहम्मद अफगानिस्तान के नए पीएम बनते हैं, जो कि कम्युनिस्ट थे और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। लेकिन अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था। लोगों ने इस्लाम को बचाने के लिए नूर मोहम्मद के विरोध में हथियार उठा लिए और मुजाहिदीन का जन्म हुआ, वो लोग जो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस बगावत को देखते हुए नूर मोहम्मद यूएसएसआर के सपोर्ट के लिए मॉस्को जाते हैं। इसी दौरान पीडीपीए के फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी पीएम हफीजुल्लाह अमीन नूर मोहम्मद के खिलाफ साजिश रचते हैं, और जैसे ही नूर यूएसएसआर के दौरे से वापस आते हैं, अमीन एयरपोर्ट पर जाकर नूर और उसकी फैमिली को मार देता है और खुद अफगानिस्तान का नया पीएम बन जाता है। अब यूएसएसआर को यह दिख रहा था कि अफगानिस्तान उनके हाथों से चला जाएगा, और 1979 में यूएसएसआर हजारों की आर्म फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में घुसता है और ज़्यादातर इलाके पर अपना कंट्रोल बना लेता है। इसके बाद अमीन को मार दिया जाता है। अगले 9 सालों तक अफगानिस्तान में वॉर के बाद यूएसएसआर को अपनी आर्म फोर्सेस को यहाँ से निकालना पड़ता है। इस दौरान अमेरिका और यूएसएसआर के बीच सिविल वॉर चल रही थी। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की हार से पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन गया। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से बाहर जाते ही मुजाहिदीन के जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं वो तालिबान का रूप ले लेते हैं, और इसके बाद ही अफगानिस्तान में तालिबान शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों को ये बताया जाता है कि शरिया कानून मुसलमानों को ये समझने में मदद करता है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना है, जिसमें यह भी था कि वेस्टर्न एजुकेशन के बजाय रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, औरतें बिना मेल के बाहर नहीं निकलेगी, और किसी भी तरह का म्यूजिक, मूवी और टीवी बैन होंगे। इसी बीच ओसामा बिन लादेन सामने आता है। उसका यह मानना था कि अमेरिका इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ एंटी इस्लामिक भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है,
और अमेरिका और इजराइल ही इस्लामिक देशों पर हमलों के पीछे हैं। उसका ये मानना था कि अमेरिकी नागरिकों को दुनिया के हर हिस्से में मारना मुसलमानों का फर्ज है। आप देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे मीडिया में, इंशाल्लाह। इसी आइडियोलॉजी के चलते अमेरिका पर 9/11 हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई थी, जहां ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को शरण मिली हुई थी। 9/11 हमले के बाद यूएस बौखला गया था। has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें नाटो कंट्रीज ने भी अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और अलकायदा को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन तालिबान अलकायदा की लड़ाई में उसके साथ था। एक तरफ दुनिया की पावरफुल कंट्रीज थी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस वॉर को अकेला ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल तक ये वॉर चलता रहा, लेकिन इसमें अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। लगभग $2 ट्रिलियन इस वॉर पर खर्च करने के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। और 2020 में ट्रम्प गवर्नमेंट ने तालिबान से बातचीत करना शुरू किया और 29 फरवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि नाटो कंट्रीज की आर्म फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ देगी। तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट को दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये एग्रीमेंट होने के बाद यूएस आर्मी 2021 में अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर देती है और 20 सालों में इस वॉर के दौरान अमेरिकी आर्म फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को ही कंट्रोल करती है। सवाल यह है कि इतिहास में हुए दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स कंट्रीज के हमले से अफगानिस्तान कैसे जीतता रहा है। इसके पीछे कई रीजन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रीजन है अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल लोकेशन। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज्बेक, ताजिक और पश्तून शामिल है। अफगानिस्तान की बॉर्डर ऑफिशियली वहां की सरकार या तालिबान ने नहीं बनाई थी, बल्कि इस पर आक्रमण करने वाली विदेशी ताकतों ने अफगानिस्तान की बॉर्डर बनाई थी। ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान के साउथ का बॉर्डर डिफाइन किया था, जो कि एक इमेजिनरी लाइन थी। द ड्यूअल लाइन कही जाने वाला ये बॉर्डर 2460 किलोमीटर लंबा है और इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है। इसलिए इस बॉर्डर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए प्रोटेक्ट करके रखना बहुत चैलेंजिंग रहा है। इसलिए इस बॉर्डर को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है, जहां से ड्रग्स और वेपन की सप्लाई और मिलिटेंट का एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत आसान है। द ड्यूरेन लाइन दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स बड़ी आसानी से इसको पार कर सकते हैं और इन माउंटेन रेंजेस में आसानी से छुप सकते हैं। इसी रीजन की वजह से अफगानिस्तान के साउथ से इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर किसी को भी जमीन के रास्ते से हमला करना है तो उसके लिए इसके पड़ोसी कंट्रीज की परमिशन लेनी पड़ती है, जो लगभग सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं। और अफगानिस्तान के 75% एरिया में हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस मौजूद है। यहाँ की हार्श कंडीशन की वजह से यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा लगता है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान के लिए एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है, जिनके बारे में यहाँ के लोकल अफगानी लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विदेशी ताकतें बिल्कुल नहीं। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब यहाँ के मुजाहिदीन, जो बाद में तालिबान बना, उन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया था। मुजाहिदीन ग्रुप्स इन पहाड़ों के अंदर छुपकर वहां से गुजरने वाले यूएसएसआर कॉन्वॉय पर हमला करके वापस पहाड़ों में जाकर छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढना लगभग नामुमकिन है। यहाँ बहुत से लोकल ट्राइब्स हैं जो हिंदुकुश माउंटेन रेंज की वैलीज में रहते हैं। यहाँ की हार्श कंडीशन की वजह से ये ट्राइब्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से ट्राइब्स ने वैलीज के बीच में ही अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, जिनके अपने अपने अलग अलग कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही करती है। इसी कारण काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इन ट्राइबल एरियाज पर नहीं है। 2001 के बाद जब सारी नाटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब भी लगभग 1 लाख आर्म फोर्सेस को बाय एयर पहुंचाया गया था। लेकिन इतनी ज़्यादा आर्म फोर्सेस के लिए फूड सप्लाई, वेपन, एमुनेशन पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान में लाया गया था। तालिबान को बहुत अच्छी तरह पता था कि खैबर पास अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी है।
इसी वजह से वो पहाड़ों में छुपकर सप्लाई कॉन्वे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ते थे। 2009 में खैबर पास के एक ब्रिज को ही तालिबान ने उड़ा दिया था। तालिबानीज पाकिस्तान में घुसकर आसानी से आर्म फोर्सेस की सप्लाई को पाकिस्तान में ही डिस्ट्रॉय कर देते थे। अमेरिका का टारगेट था अल-कायदा। इसके लिए उसने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की मदद भी ली, कहीं कहीं उसे सक्सेस भी मिली, लेकिन 20 साल तक लंबी चलने वाली इस वॉर में अमेरिका सिर्फ 15% अफगानी एरिया को ही कंट्रोल कर पाया था और उसे वहां उसका मेन टारगेट ओसामा बिन लादेन भी नहीं मिला, क्योंकि ओसामा उस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में आकर छुप गया था। अफगानिस्तान के हार्श कंडीशन, पहाड़ों के अंदर छिपी अलकायदा की सीक्रेट लोकेशन और यहाँ मौजूद आइसोलेटेड एरिया की वजह से आज तक कोई भी सुपर पावर अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाई है। हार्ट ऑफ एशिया कहे जाने वाले अफगानिस्तान को दुनिया की सारी सुपर पावर्स कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि जो भी इस पर अपना कब्जा जमा लेता है वो एशिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा करना किसी भी सुपर पावर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।